सो हेलो एवरीवन। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पे फिर से वैकेंसीज़ निकाल दी हैं जीडी डीबी आंतरिक पोस्ट के लिए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही इसके रिज़ल्ट निकले थे, कुछ दिन तो नहीं, यानी कि ये तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब यहाँ पे इसका रिज़ल्ट निकला था। अब फिर से यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आ चुका है। कब से एप्लीकेशन चालू होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितने स्टेजेस में आपका एग्जामिनेशन होगा, क्या कैसे आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसके लिए मैं अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा। वैसे तो बना है, जो पिछले बार के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने उसको ज्वाइन किया था, उनसे उसको फ़ायदा मिला था, क्योंकि वहाँ पे आपका एक पूरा ग्रुप बन जाता है जहाँ पे सिर्फ कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग ही बातें होती है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको आप कोस्ट गार्ड का वो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो 2 जुलाई से चालू होने वाले हैं और इसकी लास्ट डेट 16 जुलाई है। यानी कि अभी देखें तो तकरीबन 1 महीने का अगर अराउंड माने तो 1 महीना है अभी जब से इसके एप्लीकेशन चालू होंगे। और जैसे इसके एप्लीकेशन चालू होते हैं तुरंत आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि डिटेल में कि कैसे इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें मेनली 3 पोस्ट हैं, जैसे कि अब मैंने आपको शुरू में बताया जीडी डीबी और यांत्रिक। तो सबसे पहले जीडी के लिए देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो 10+2 पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई COBSE। और इसमें डीबी के लिए सिर्फ 10th पास मांगा गया, यानी कि जीडी के लिए 12th पास विद फिजिक्स एंड मैथ्स आपका होना चाहिए 12th क्लास में। और अगर हम बात करें नाविक डीबी की तो उसमें सिर्फ आपका 10th पास मांगा गया है। और यही रीज़न है कि आपका इसमें थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न में भी अंतर होता है। एक्चुअली इसमें 2 स्टेजेस हो जाते हैं, वो खैर अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मेन चीज़ें देख लेते हैं। वीडियो के एंड में ये सारी चीज़ें पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग देखते चलते हैं। और उसके बाद है यांत्रिक एक तरह से मेरा ऐसा मानना है कि आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं मोस्टली लोग अराउंड 90% लोग जीडी या फिर डीबी के लिए अप्लाई करने वाले हैं। यांत्रिक अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एक तरह से डिप्लोमा चाहिए होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तरह से आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो इसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इसको जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान से पढ़ सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप डिटेल में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 22। और अगर मैं बात करूं जीडी के लिए, इसमें स्पेसिफिकली डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया है 1 Feb 2000 से लेके 31 Jan 2004। और डीबी के लिए 1 April 2000 से लेके 31 March 2004। अगर मैं बात करूं वैकेंसीज़ की तो वैकेंसीज़ ये हैं, जिसमें कि जीडी के लिए बता देता हूँ 260 और डीबी के लिए 50। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि पिछली बार भी इतनी ही सेम वैकेंसीज़ ही जीडी और डीबी के लिए निकली थी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी जो है बदलती रहती है वैकेंसीज़, और इस बार भी बदली हैं। बट जीडी और डीबी की सेम है एग्जैक्टली जैसे कि पिछली बार थी जीडी और डीबी। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ गलती किया था वो आपको नहीं करना है। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों का ये प्राइमरी एम नहीं होता, ये सेकेंडरी एम होता है, यानी कि आप प्रिपरेशन जैसे एयरफोर्स ही कर रहे हैं, नेवी कर रहे हैं, आप साइड बाई साइड इसको भी देते हैं एग्ज़ाम को और इसको भी क्रैक करना चाहते हैं। तो उसी माइंडसेट से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको अप्रोच करना है इस एग्ज़ाम को, ताकि एयरफोर्स भी निकले और आपका ये भी निकले, कोस्ट गार्ड भी। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन्ड है। मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन से 4,71,000 रुपये अर्न किए हैं। यदि जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो एंड सीख जाओ। लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लो पहले। स्टेज 1, इसमें मैं आपको बता दूँ 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस में जो स्टेज 1 होती है उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टेज 1 इसमें आपका जैसे बताया रिटन एग्ज़ाम होता है, और इसमें ये सब सारे जो पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ निकली हैं उसका सब पैटर्न लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट में डीबी वालों के लिए सिर्फ सेक्शन 1 होगा, जीडी वालों के लिए सेक्शन 1+2, और यांत्रिक के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे पासिंग मार्क्स लिखे हुए हैं। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 मार्क्स है और 27 है SC ST के लिए। ऐसे ही सारी पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती ये है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आता क्या है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ DB 1 में सेक्शन 1 है सिर्फ, और GD में सेक्शन 1 और 2 दोनों हैं। तो सेक्शन 1 में आपका आप देख सकते हो मिनिमम मार्क्स 60 हैं, टाइम 45 मिनट्स का मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे 60 हैं। आप वेटेज देख सकते हो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। मैथ्स 20, साइंस 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और GK 5।
सारा चीज़ आपको कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन पहले ध्यान से सुनते रहें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो पासिंग मार्क्स अगर बात करें, मैंने आपको बता दिया 30 मार्क्स और 27 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। क्लास 10th का इसमें सिलेबस आएगा। सेक्शन 2, अब सेक्शन 2, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनके मन में आता है कि कैसे एग्ज़ाम होगा। तो 1 डे एग्जामिनेशन है ये। सेक्शन 1 DB वालों को सिर्फ सेक्शन 1 देना पड़ता है, GD वालों को सेक्शन 1 और उसके बाद सेक्शन 2 देना पड़ता है। अब सेक्शन 2 में आता क्या है वो देख लीजिए। सेक्शन 2 में सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स आती है, जैसे कि जो आपका ग्रुप X में आता है। पैटर्न डिफरेंट होता है, पैटर्न सेम नहीं रहता। पैटर्न भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे अभी, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है। और इसका सेक्शन 2 का भी अलग से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है। 20 मार्क्स फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट, 17 फॉर SC एंड ST कैटेगरी, ठीक है। और उसमें क्लास 12th का मैथ्स और फिजिक्स यहाँ पे सिलेबस आता है। सेक्शन 3, 4, 5 ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो यांत्रिक के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आप यांत्रिक के लिए हैं तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। टेस्ट आप लोगों का ऑनलाइन होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में नहीं है, ठीक है। फिर जो स्टूडेंट्स भी स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, जो भी कट ऑफ्स निकलती हैं, उनको फिर स्टेज 2 में अपीयर होना होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग एयरफोर्स के लिए अपीयर होने वाले हैं, जिनका प्राइमरी एम एयरफोर्स है, तो उसमें ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये रिलेटिवली थोड़ा ईजियर एग्ज़ाम होता है एज़ कम्पेयर टू एयरफोर्स या फिर नेवी, ठीक है। तो स्टेज 2 की अगर बात करें तो इसमें मेनली PFT होता है, सिंपल, ठीक है। PFT में क्या क्या होता है वो देख लीजिए। इसमें आपका 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी। 7 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी होती है, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क तो नहीं है। 20 स्क्वाट्स होते हैं, यानी कि उठक बैठक जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, और 10 पुशअप्स लगाने हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। कॉन्टीन्यूटी यानी कि एक के बाद एक तुरंत होंगी। अगर बीच में ब्रेक होता है यानी कि आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यानी कि आपको तुरंत, जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो मैं नहीं एडवाइस करूँगा, अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बिकॉज क्योंकि ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा। लेकिन ये चीज़ें जब भी आप प्रैक्टिस करें तो इन तीनों चीज़ों को कॉन्टिन्यूटी में प्रैक्टिस करना है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया है। उसके बाद यहाँ पे इनिशियल मेडिकल टेस्ट होंगे स्टेज 2 में ही। फिर उसके बाद स्टेज 3 में अगर बात करें तो इसमें आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। और फिर स्टेज 3 आपका फाइनल मेडिकल होगा INS चिल्का, ठीक है। यानी स्टेज 2 में आपका इनिशियल मेडिकल हुआ था, बेसिक चीज़ें, और पूरा डिटेल में आपका मेडिकल होगा INS चिल्का में, जो कि स्टेज 3 मेनली उसी बारे में है। उसके बाद यहाँ पे इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा, और फाइनल मेडिकल सेट INS चिल्का, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और फिर उसके बाद स्टेज 4 आ जाता है। स्टेज 4 में आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी इसमें आपको कुछ करना नहीं है। स्टेज 3 तक ये होगा एक तरह से रिटर्न, PFT और फिर मेडिकल, और उसके बाद स्टेज 4 में आपका ट्रेनिंग होगा INS चिल्का में। उसके बाद यहाँ पे ये मेंशन है कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो 2 जुलाई से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अभी इसके करेंटली इसके एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 2 जुलाई से चालू होगा और 16 जुलाई तक चलेगा। वेबसाइट यहाँ पे दिया, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि जैसे इसके एप्लीकेशन चालू होते हैं एक वीडियो आपको मिल जाएगा डिटेल में कि कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। तो आप उस जो मैंने ग्रुप के बारे में बताया उसमें आप ज्वाइन रहिएगा, उसमें सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी टाइम टू टाइम। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं वो यहाँ पे चीज़ें, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने, आप इसको एक बार देख लीजिएगा जो भी आपके, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो इस चीज़ का देख लीजिएगा। और हाँ, इसमें मैंने शायद ऊपर मैं बताना भूल गया था, इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, यानी कि इसमें आपको रिजर्वेशन, जैसे कि हमने देखा था कि कट ऑफ में भी जैसे कि रिलैक्सेशन था, रिजर्वेशन था, वैसे ही आपका इसमें एज रिलैक्सेशन भी SC ST का 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बेसिक चीज़ें मेंशन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस स्टेज में आपको चाहिए होंगे। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की तो 250 रुपीज़ यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस है। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 0, यानी कि फ़ीस उन्हें नहीं पे करनी है। सिर्फ ये जनरल कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स के लिए है 250 रुपीज़। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि कब आपका स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, स्टेज 3, यानी कि आपका मेनली जानना है आप लोगों को यही रहता है कि हमारा रिटन एग्ज़ाम कब होगा। तो रिटन एग्ज़ाम आप ये देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है मिड और एंड ऑफ सितंबर, यानी एक तरह से देखा जाए तो 15 से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे, अगर सारी सिचुएशंस नॉर्मल रहती हैं। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को, इस नोटिफिकेशन को रोकूँगा, यानी जो मुझे बताना तो जो आपको जानना था बेसिक चीज़ें वो आप जान गए हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और आगे अपनी तरफ से रखना चाहूँगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे मिड और एंड ऑफ सितंबर, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 3 महीने हैं आपके पास, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो 3 महीने आपके पास हैं। अब बहुत लोग कब, जैसे मैंने बताया था, प्राइमरी एम एयरफोर्स होता है, लेकिन इसके लिए भी अप्लाई करते हैं और ये एग्ज़ाम भी अपीयर होते हैं और इसको भी क्रैक करना चाहते हैं। तो उनके माइंड में होता क्या है कि हम लास्ट में इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। अभी हम एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी गलत है मेरे हिसाब से।
गलत इस वजह से, और ये मेरे हिसाब से मैं ऐसे ही मेरा अपना हिसाब नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछली बार कई सारे कैंडिडेट्स को मैंने एडवाइस किया था, और जिसको मैंने एडवाइस किया था जिसने माना तो उसने जो है इसमें बेटर परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया और सिलेक्शन लिया फाइनली, यानी कि स्टेज 1 में। अभी सारी स्टेजेस नहीं हुई, आपको भी पता है, तो स्टेज 1 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, तो अभी से इसके लिए तैयारी पैरेलली चालू कर दें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का एयरफोर्स एग्ज़ाम अभी डेट्स तो ही नहीं, हो सकता है कि इसी के साथ क्लैश कर जाए। क्लैश का मेरा मतलब है कि अराउंड इसी के अराउंड हो जाए, यानी कि हो सकता है कि आपका एयरफोर्स एग्ज़ाम इनिशियल सितंबर में हो जाए, सितंबर के जो इनिशियल वीक्स होते हैं उसमें। तो फिर होगा क्या कि लास्ट टाइम में आपको, कि आपका प्राइमरी में एयरफोर्स है, तो आप उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे कोस्ट गार्ड में, जिसका कि इफेक्ट आपको फिर कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और अगर फिर एयरफोर्स भी ना निकला, ये भी ना निकला, तो फिर डबल आपको जो झटका मिल सकता है। तो इस वजह से मेरा यहाँ पे एडवाइस ये रहेगा कि आपने ऑलमोस्ट, मुझे पता है कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों ने 80% लोगों का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ख़त्म हो रखा है एयरफोर्स का, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहिए। थोड़ा सा टाइम निकालिए कोस्ट गार्ड के लिए, और उसके लिए भी अपने नोट्स बनाते रहिए। होगा क्या कि जब आप अभी से नोट्स बना लेंगे, तो लास्ट टाइम में सिर्फ आपको रिवाइज़ करना होगा, पढ़ना नहीं होगा, नया कुछ नहीं करना होगा। आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता है, आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसके रिगार्डिंग में मैं आपको गाइड कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे, अब क्योंकि आपको पता है कि अब वैकेंसीज़ उतनी है नहीं, कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सबको चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है कि सभी लोग, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग जितना मुझसे हो पाएगा मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करवाऊँगा कि कैसा इसका पैटर्न रहता है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहता है और सारी चीज़ें। तो इससे आप अभी से बस यही एडवाइस करूँगा। अगर आपको इसके लिए डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए हो कि हमारी 3 महीने की स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि हम अगर सिर्फ इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे प्रिपेयर करें, अगर हम एयरफोर्स के और इसका साथ साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कैसे प्रिपेयर करें, और कहाँ से पढ़ें, सोर्सेज़ क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। मैं डिटेल में इसका स्ट्रैटेजी और सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर आउट कर दूँगा इस वीडियो में। मुझे बस इतना ही बताना था जो कि मैंने बता दिया। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं फर्दर वीडियोज़ में उन डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा ऊपर सबसे, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे होगा क्या कि आप सभी लोग ज्वाइन करोगे, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हो कि हाँ तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, या फिर आप सारी चीज़ें, क्योंकि पिछली बार काफ़ी बच्चों को उससे फ़ायदा मिला था, वो आपस में वहीं पे जो है कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग ही डिस्कशन कर सकते हैं। अब डाउट्स आप भेज सकते हैं कमेंट में, और जो मैंने पूछा वो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। और वीडियो पसंद आई लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड आपको लग रहा हो, आपका फ्रेंड कोई भी, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।